आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है। एंड हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। एंड आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात बोलूँगी। एक्चुअली 2-4 दिन वीडियो शॉर्ट्स आएंगी, मतलब 15 से 20 मिनट की मैं बना लूँ बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मुझे हर हाल में नेक्स्ट वीक मेरी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिशन है जो मुझे करना है ऑफिस की साइड से। वो प्रोजेक्ट के चक्कर में आपको आइडिया होगा, अगर आईटी में हो तो रिलीजिंग डेट है, उस दिन कोड रिलीज होता है, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रोज़ डेली लेट ऑफिस से आना हो रहा है, तो इसी कारण रिक्वेस्ट है कि आगे की कुछ वीडियोस शॉर्ट्स होंगी, यानी 15 मिनट 20 मिनट की। अगर टाइम लगा तो बनाऊंगी, तो डेली बनाने की कोशिश करूँगी। किसी वजह से ना भी बना पाऊँ तो बात अलग है, पर 15-20 मिनट की तो मैं अटैम्प्ट करूँगी। एडवांस में बता रही हूँ ताकि लोग कमेंट में लगा दीदी लंबी वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, इसलिए चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग कोल्ड पाउंड में अपना मी टाइम एंजॉय कर रहा था, यानी अपना आराम से हैप्पी के स्विम कर रहा था और वाटर के अंदर थोड़ा रिलैक्स हो रहा था। जब उसे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है जिसे वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, तो देखता है कि पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका हैंडसम हस्बैंड वांग जी खड़े हुए हैं। वांग जी भी अपनी लस्ट वाली नज़रों से विंग को देख रहे हैं, जो इस समय पानी के अंदर डूबे हैं। बाल पूरे पानी में भीगे हुए हैं और उसमें से हल्की हल्की पानी की बूंदें उनके चेहरे पे भी आ रहे हैं। और उस पर विंग की ये प्यारी सी बनी स्माइल, जिसे देख कर तो वांग जी का दिल वैसे ही बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। अभी अपने विंग को इस हालत में देख कर वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो भी अपने कपड़ों को उतारना शुरू करते हैं। वहीं विंग अपनी आंखों के सामने दिखने वाली सीनरी ब्यूटी को इस तरीके से अपने देखकर पूरी तरह से मेमोराइज है। उसे यकीन नहीं था कि उसका लंजा उतना ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग सकता है पानी के अंदर। जी हाँ, विंग और वांग जी थोड़ी देर तक पानी में ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। नहीं, विंग थोड़ा वांग जी के पास आके अब थोड़ा टीजिंग वे में वांग जी के ऊपर वाटर फेंकने लगता है। वहीं वांग जी का मन तो ये सब नहीं कुछ और करने का था, इसलिए वो अपने विंग के हाथ को जोर से पकड़ के अपनी साइड खींचते हैं और फिर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में लॉक करके बहुत ज़्यादा पैशनेटली इसी तरह से वाटर में एक दूसरे को पैशन से किस करने लगते हैं। विंग के लिए ये किस बहुत ज़्यादा लव से भरी हुई और बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। विंग की तो बहुत ज़ोर से मॉर्निंग साउंड भी निकल रहा है। वो अपने वांग जी के इस पैशन को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा है। वहीं क्योंकि विंग यहाँ पे आया था नहाने, जब वांग जी को पता चला था तो उसने पहले से ही गार्ड्स को थोड़ा दूर पे ही रहने के लिए बोला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो और विंग जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करे उनकी आवाज़ें किसी भी गार्ड के अंदर जाए। वहीं वांग जी और विंग अब पूरी तरह से अपने आप को भूल के इस पाउंड में पैशनेटली लव मेकिंग, या ये कह दीजिए अभी तो सिर्फ बहुत पैशन और हॉट से किस कर रहे थे, तभी कुछ दूर से कोई पर्सन उन्हें देख लेता है, जिसकी हालत ये देखकर पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। मैम, और ये कोई और नहीं बल्कि मैडम लैन थी। हाँ, मैडम लैन यहाँ पे अपने बेटे यानी एक तरीके से शिशैन से मिलने आई थी। हाँ, कोल्ड पॉन्ड के पास ही वो कोल्ड केव है जिसमें सारे सब लैंड क्लैंस के अकॉर्डिंग शिशैन है। और आज मैडम लैन को पता नहीं क्यों शिशैन से मिलने का मन किया और वो यहाँ पे बिना किसी को इन्फॉर्म करे जो उनसे मिलने आ गई थी। यहाँ तक कि वो गार्ड्स और उन लोगों से भी अलग थी। जब उन्होंने दूर से यहाँ पे वांग जी को एक दूसरे मेल को साथ ये सब करते हुए देखा, वो दूर से उस पर्सन का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन हाँ ये ज़रूर देख पाई कि वो एक मेल था जिसके साथ वांग जी इस तरह से पानी में पैशनेटली इतनी उससे किस कर रहा है, जिसे देख के वो वहाँ रुक नहीं पाई और तुरंत वहाँ से चली गई। वो यहाँ से अपने महल की तरफ तो जा रही है, लेकिन उनका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। उन्हें लग रहा है कि वांग जी कहीं की यानली को धोखा दे रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वांग जी शायद जिस लवर के बारे में उनसे बोल रहा था, जिसके बारे में मैडम लैन ने जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी, उसका नाम भी जानने की कोशिश नहीं की, वो लैन क्लैन का ही कोई पर्सन है जिसे वांग जी इस तरीके से सबसे छुप के इस ऐसे उसके साथ ये रिलेशनशिप रख रहा है। उन्हें आज अपने बेटे के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका बेटा एक मैरिड मैन है जो कि किसी और मैन के साथ एक रिलेशनशिप रख रहा है। उन्हें याली से नफरत है, उन्हें याली से बहुत गुस्सा है, लेकिन हाँ वो एज अ मदर इन लॉ
यानली के साथ इतना ज़्यादा गलत होते हुए भी नहीं देख सकती। हाँ, वो जानती थी कि शायद वांग जी उनकी मतलब यानली को एक्सेप्ट नहीं करेगा वाइफ की तरह, लेकिन उन्हें ये भी लगता था कि शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा लेकिन कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं करेगा। लेकिन अब इस तरीके से वांग जी किसी और के साथ पानी में ऐसे पैशनेटली उसके साथ लव मेकिंग या किस कर रहा है, ये देखकर उन्हें अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। उन्हें आज यानली पे जिस तरीके से उन्होंने गुस्सा करके उसे पनिशमेंट दिया उसके लिए भी गिल्टी महसूस हो रहा है। अब वो कुछ समझ नहीं पा रही हैं वो क्या करे। दूर से दिखने वाला वो लड़का उन्हें थोड़ा फैमिलियर सा भी लगा, लेकिन पूरी तरह से वो विंग के चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उनकी साइड से विंग की बैक ज़्यादा दिख रही थी और फेस हल्का सा ही स्लाइड था, तो एग्जैक्ट फुल फेस या पूरा अच्छे से वो नहीं देख पाई विंग को। लेकिन वो ये देखकर बहुत परेशान है। वहीं हमारे विंग और वांग जी तो सब कुछ भूल के अपने आसपास के लोगों से दूर अपने अंदर इतना इन्वॉल्व थे कि उनको मैडम लैन का वहाँ दिखना मतलब होना पता ही नहीं चलता। उन दोनों का तो वहाँ अपना एक पैशनेट लव मेकिंग चल रहा था, जहाँ विंग और वांग जी पानी में ही वो सब कर रहे थे जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने ऊपर कहाँ कंट्रोल कर पाते हैं। और वैसे भी विंग को तो ये चीज़ और ज़्यादा एक्साइटेड हो रही ऐसे ओपनली सबके मतलब बिना किसी वॉल्स के बीच में ये सब करना उसे बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्साइटेड फील करा रहा है, यहाँ तक कि उसे और ज़्यादा ये चीज़ पेन और प्लेजर दे रही है। कहीं ना कहीं विंग और वांग जी जब पूरी तरह से एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वांग जी अब विंग को अच्छे से रेडी करके ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लेकर ही जाने लगता है। अभी भी उसने विंग के चेहरे पे एक कपड़ा बांधा हुआ है ताकि कोई विंग का चेहरा ना देख पाए, और ऐसे ही उसे गोदी में लेके वहाँ से अपने महल की तरफ जा रहा है। अपने किंग और क्वीन को इतना रोमांटिक होता देखकर बाकी प्रजा शौक है, गार्ड शौक है। हाँ, यहाँ तक कि वो विंग मतलब क्वीन के जो दोनों मेड्स हैं यानी सन और मून भी काफ़ी बुरी तरह से शौक है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। वहीं सोंगलेन और शाओशिन का तो ब्लश के बारे फेस पूरी तरह से रेड है। बेचारा जिंचा शायद किस्मत वाला था कि वो यहाँ नहीं था, वरना उसका तो पता नहीं क्या हाल होता। अपने वहीं विंग के साथ वांग जी बिना किसी को नोटिस करे अपने महल में पहुँचता है। बट हाँ, ये बातें पूरे तरफ फैल जाती है कि कैसे विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे हैं। ये कहते हैं किंग और क्वीन। बट सबसे पहले जिस तक ये बात पहुंचती है वो कोई और नहीं बल्कि मिंग्याओ है। 2 हफ्ते से वो विंग से मिलने की ट्राई कर रहा है। 2 हफ्ते से वो कोशिश कर रहा है कि वो यानली के पास है, लेकिन उसे यानली के बारे में या यानली के पास आने का मौका तो नहीं मिल रहा, बल्कि एक तरीके से उसकी और वांग जी की नज़दीकियों के बारे में पता चलता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड है। उसे हर हाल में अब कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचना है, इसलिए वो कुछ बड़ा ही करने का सोच रहा है। उसने नोटिस किया है जिस दिन से यानली शादी करके आई है उसने एक बार भी अपने क्लैन से किसी से बात करने की मतलब अपने भाई के अलावा वो अपने क्लैन के बारे में जानने की या अपने क्लैन में जाने की, अपने क्लैन से अपने माँ बाप को बुलाया, कुछ नहीं करा। कहीं ना कहीं क्या यानली अपने क्लैन वालों से नाराज़ है? क्यों ना इस बात के बारे में ही जाना जाए। वो यही सोच के यानली के मदर और फादर को लैंड क्लैन बुलाने की सोचता है। कहीं ना कहीं मैडम यू और जैन फैमिया के थ्रू वो यानली के क्लोज भी आने की सोच रहा है। वो सोच रहा है कि यानली शायद अपने घर वालों को मिस भी कर रही हो और वो उन्हें बुला दे तो कहीं ना कहीं वो यानली की गुड लिस्ट में आ जाएगा। इसलिए वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए जैंग्स क्लैन में या मैडम यू और जैन फैमिया से मिलने के लिए बोल देता है। वहीं मैडम यू जो काफ़ी समय से अपनी बेटी यानली से मिलना चाहती थी, जेंचा से मिलना चाहती थी, इसलिए वो इस लेटर को देखते ही बहुत खुश हो जाती हैं और तुरंत जैन फैमिया के साथ लैंड क्लैन की तरफ निकलने की तैयारी कर देते हैं। वहीं विंग और वांग जी जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मिंग्याओ इस तरह से यानली के मदर और फादर को बुला सकता है, वो आराम से अपने काम में लग रहे थे। वहीं तो अब मिंग्याओ पे काफ़ी नज़र रखी जा रही है, इसलिए इस लेटर की खबर कहीं ना कहीं सोंगलैन तक पहुँची और सोंगलैन ये खबर तुरंत वांग जी तक पहुँचाने ही जा रहा था। लेकिन उससे पहले उसकी बात मतलब इससे पहले ही वहाँ पे उनको एक नई खबर मिलती है कि जियांग्स क्लैन से जैन फैमिया और मैडम यू अपनी बेटी और अपने सन इन लॉ से मिलने आए हैं। वांग जी ये देखकर बहुत घबरा जाता है। कहीं ना कहीं वो जानता है कि यानली के नाम से विंग यहाँ रह रहा है और मैडम यू के बारे में कहीं ना कहीं उसने अब बहुत अच्छे से पता कर लिया है। उसने ये भी पता किया था कि कहीं ना कहीं मैडम यू ही थी जो विंग को कभी भी उसके अडॉप्टेड सन होने के बावजूद भी किसी और के आगे ये बात नहीं आने दे दी। वो मैडम यू ही थी जो विंग को लैंड क्लैन से छुप के ले गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विंग लैंड क्लैन तक पहुँचे।
उसका भी अपना एक पर्सनल रीज़न था। मैडम यू जानती थी विंग के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर है और वो उस कोर को अपने क्लाइंट की सेफ्टी के लिए यूज़ करना चाहती थी। वो विंग को अपना एक सर्वेंट या अपने लिए एक वॉरियर बना के ही रखना चाहती थी और विंग से वो बहुत नफरत भी करती थी। तो खुद उसे अपने पास रख के टॉर्चर करना चाह रही थी अपने खुंदस और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि अगर वो लैंड क्लाइंट तक पहुँच जाता, वो मैडम लैंड तक पहुँच जाता तो मैडम लैन अपने बेस्ट फ्रेंड की लास्ट एक तरह से याद निशानी कह के मैं विंग को बहुत प्यार करती अपने पास रखती, जो शायद वो नहीं चाहती थी। वो तो उसे अपने पास रख के उसे अपने काम की तरह यूज़ करना चाहती थी। और वांग जी इसी वजह से जियांग से बहुत चिढ़ता है, खासकर जैन फेमिया और मैडम यू से। कहीं ना कहीं जैन फेमिया अपनी वाइफ के इंटेंशन को जानने के बाद भी विंग को सेफ कर सकते थे एक बार लैंड क्लैन को इन्फॉर्म करके, लेकिन उन्होंने उस समय लैंड क्लैन का साइड ना लेकर विंग को सेव ना कर बल्कि और उनके अगेंस्ट जाने की सोची। तो यही कारण है कि वांग जी उन लोगों को यहाँ आने की खबर से बिल्कुल खुश भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी ही मस्ती में मगन था। अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए कल के कॉलेज टाइम के बाद उसकी कमर में भी पेन था, इससे आज वो रिलैक्स कर रहा था। मैं मैडम लैन कहीं ना कहीं कल की वजह से अपने सदमे में थी, इसलिए वो भी यानली को हरम में आने के लिए फोर्स नहीं करती हैं। जब उन तक ये खबर पहुंचती है कि यानी की मदर यानी मैडम यू और जैन फेमिया वहाँ आए हैं, तो वो अब उनसे खुद मिलने जा रही है। आज वो वांग जी से बात ना करके डायरेक्ट अपने एक तरीके से समधी, हिंदी में समधी बोलते हैं, कम करने लैंड के मेन हॉल की तरफ चली जाती है। वहीं मिंगियाओ मैडम लैन को यहाँ देख के थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि उसे तो खुद जियांग्स की नज़रों में गुड लिस्ट में आना था, जियांग्स की नज़रों में अच्छी इमेज बनानी थी ताकि वो यानी की लाइफ में अच्छी इमेज बना सके। इसलिए वो मैडम लैन को यहाँ देख के थोड़ा शॉक होता है। वहीं मैडम लैन जब यहाँ आती हैं तो उनके साथ लान कुरैन भी आते हैं। लान कुरैन और मैडम लैन के सामने मिंगियाओ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। वहीं मैडम लैन बहुत खुशी से उन लोगों का वेलकम करती है। वहीं मैडम यूँ सोचती है कि शायद याली ने, जैसे उसकी आदत है, उसका स्वीट प्यारा सा नेचर है, अपने प्यारे और केयरिंग नेचर के कारण ज़रूर मैडम लैन और बाकी सबकी लाइफ में भी इमेज बना ली है। इसलिए आज शायद मैडम लैन जो पिछली बार एक बार भी मैडम यू से मिली नहीं, बात नहीं करी, इतनी खुशी से मिल रही हैं। वहीं मैडम यू और मैडम लैन के साथ अब जैन फेमिया और लैन कुरैन मेन हॉल की तरफ, यानी यहाँ पे मॉर्निंग कोर्ट होता है, वहीं जा रहे थे किंग से मिलने, वांग जी से मिलने। वांग जी जैन फेमिया और मैडम यू की तरफ देखकर बिल्कुल भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि गुस्से में अब मिंगियाओ की तरफ देखता है और बोलता है, ब्रदर मिंगियाओ, आपने मुझसे बिना पूछे इस तरीके से जियांग्स क्लैन में इन्हें बुलाने का संदेश भेजा, मुझे पता चला, क्या मैं जान सकता हूँ इसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं वांग जी इन लोगों को इग्नोर करके मिंगियाओ पे गुस्सा कर रहा है। ये देख के मैडम यू और जैन फेमिया में थोड़ा शौक है। वहीं मैडम लैन कुछ समझ रही हैं, शायद यानी की फैमिली से मिलके वांग जी खुश नहीं है। और जब उन्हें पता चलता है कि मिंगियाओ ने ये काम किया तो उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आता है, क्योंकि उन्हें भी मिंगियाओ का उन्हें यहाँ बुलाना कुछ समझ नहीं आया। वही मिंगियाओ अपने आप को थोड़ा डिफेंड करते हुए कहता है, काफ़ी समय हो गया था इन लोगों से, अब हमारी को इनसे मिले हुए, अब मुझे इन लोगों से कुछ काम भी था, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। पर आपको इस तरीके से दूसरे क्लैन के लोगों को हमारे क्लैन में इन्वाइट करने से पहले किंग की परमिशन लेनी चाहिए थी। अब मैडम लैन भी अपने पुराने फॉर्म में आ गई हैं। हाँ, वो वांग जी से नाराज़ है, पर मिंगियाओ के सामने अपने बेटे के साथ वो नाराज़ नहीं शो करना चाहती। और जब बात मिंगियाओ के खिलाफ बोलने की होती है तो वो तो सबसे आगे रहती है, इसलिए वो भी गुस्से में मिंगियाओ की तरफ देखते बोल रही है। इस बात पर मिंगियाओ अब पसीना पसीना हो जाता है और उसे गुस्सा भी आ रहा है। अगर उसके पास पावर होती तो वो अभी इन लोगों को ठीक कर देता। उसने इतना सब कुछ किया, लेकिन अभी भी उसके पास वो पावर नहीं जो उसे चाहिए। इसलिए वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते बोलता है, ये मैंने अपने क्लाइंट की भलाई के लिए सोचा, मैंने तो एक तरीके से क्वीन के लिए एक सरप्राइज़ ही सोचा था। तुम्हारा क्वीन को सरप्राइज़ देने का क्या हक है? तुम होते कौन हो मेरी वाइफ को सरप्राइज़ देने वाले? वो मेरी वाइफ है, मेरा मन वो किससे मिलेगी? मेरा मन कब उसे जो सरप्राइज़ देना है या नहीं देना है? तुम कौन होते हो उसकी लाइफ के डिसीजन लेने वाले, उसे सरप्राइज़ देने वाले? भूलिए मत ब्रदर मिंगियाओ, आप उसके सिर्फ ब्रदर हैं, और एक ब्रदर इन लॉ की तरह एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के बारे में सोचिए। इस तरीके से बिना बात के मेरी वाइफ के लिए कुछ भी स्पेशल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से आपने बिना मेरे परमिशन के जियांग्स क्लैन से कोई संबंध रखने की कोशिश करी तो उसे मैं हल्के में नहीं लूँगा। वांग जी पहली बार मिंगियाओ के खिलाफ जाके मिंगियाओ पे को इस तरीके से सबके सामने गुस्से में डांट रहे हैं।
वियांग जी की आवाज़ तेज़ नहीं है, लेकिन उस आवाज़ में कितना गुस्सा है हर कोई महसूस कर सकता है। यहाँ तक कि कुरैन को भी ये चीज़ शौक लगती है, पर मैडम लैन को बहुत खुशी मिलती है कि आज पहली बार उस वांग जी ने इस तरह से किया। वहीं मिंग्याओ शौक है वांग जी से इस रिएक्शन से, क्योंकि आज तक वांग जी ने कभी उससे रूडली बिहेव नहीं किया, लेकिन आज वो इतनी रूडली बिहेव करा। इस चीज़ से मिंग्याओ शौक है, लेकिन अब वो थोड़ा शांत होकर एकदम से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हुआ विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करता है। मुझे माफ़ कर दो ब्रदर, मैं भूल गया था कि अब तुम मेरे छोटे भाई नहीं बल्कि किंग बन चुके हो। मैं तो सिर्फ अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ के लिए एक छोटी सी हैप्पीनेस कर देना चाहता था। तुम लोगों की शादी के बाद मैं वहाँ पे नहीं मतलब तुमसे मिला, यही बहुत बड़ी बात थी। तुम्हारी शादी का पार्ट ना बन के तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे पाया, इसलिए मैं सिर्फ तुम दोनों को एक छोटी सी हैप्पीनेस देना चाहता था। मुझे नहीं पता था तुम इतना ऑफेंड हो जाओगे, इतना बुरा मान जाओगे, वरना मैं ऐसा नहीं करता। इस बात पे अब वांग जी कुछ बोल नहीं पाता। उसकी आंखें गुस्से में लाल हैं, क्योंकि उसे अब मिंग्याओ की ये स्वीट बातें भी अच्छी नहीं लग रही। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ खबरें मिंग्याओ के बारे में अब वांग जी को पता चली है। उस दिन नी क्लैन में भी कुछ शक तो उसे हो गया था, लेकिन उसका भरोसा तब यकीन में बदल गया जब से लैंशी की मौत हुई है। लैंशी वाले एक चैप्टर के बाद से अब मिंग्याओ वांग जी की नज़रों में पहले वाली तरह उसका कोई अडॉप्टेड ब्रदर नहीं, बल्कि अब एक कल्प्रेट वाले कैटेगरी में आ गया है। इसलिए अब उसकी आंखों में कहीं पहले वाली तरह कोई सॉफ्ट नहीं, बल्कि पहले की तरह ही गुस्सा देखकर कहीं ना कहीं मिंग्याओ शौक है। वहीं कुरैन, जो शायद मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, उसको पाला है, वो एकदम से बोलते हैं सही कह रहा है मिंग्याओ वांग जी, वो तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को हर्ट नहीं करना चाहता था। अब हमें इन बातों को छोड़ के जो यहाँ आए हैं उन गेस्ट का अच्छे से वेलकम करना चाहिए। वो तुम्हारे इन लॉज हैं, मुझे लगता है तुम्हें उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। तुम्हारी वाइफ को ये बात पता चलेगी तो उसे भी बहुत खुशी होगी। इस बात पे वांग जी अब थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब इन लोगों के सामने आएगा तो ये लोग शॉक हो जाएंगे, और क्या पता वीन का सच सबके सामने आ जाए और यानली का सच भी। इसलिए वांग जी थोड़ा परेशान है। वहीं जंचा, जो अभी अभी हॉल में आया था, वो अपने मदर और फादर को देखकर यहाँ पे काफ़ी शॉक है, लेकिन वो सिचुएशन समझते हुए एकदम से बोलता है थैंक यू मिंग्याओ, आपने मेरी बिग सिस्टर और हमारे लिए इतना सोचा। अब मैं उसके लिए आपका शुक्रिया कहता हूँ। चलिए मदर और फादर, मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं अपने मदर फादर से अकेले में बात कर सकता हूँ? अगर किंग आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं यहाँ से अपने मदर फादर को अपने क्वीन के महल तक लेके जा सकता हूँ? जिस बात पे वांग जी, क्योंकि वो जंचा पे ट्रस्ट भी करता है और उसे पता है कि जंचा उसके और वीन का सच इनके सामने नहीं आने देगा, तो अग्री हो जाता है। वहीं मैडम यू और जैन फैमिया वहाँ से खुशी खुशी से उस जगह चले जाते हैं। मैडम यू बहुत खुश हो रही हैं महल के अंदर घुस के, चारों तरफ महल को देखते हुए। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये यानली के लिए एकदम सही डिसीजन होगा। कितना खूबसूरत महल है, जो खासकर क्वीन ग्लैन क्लैन वालों ने बनवाया है। यहाँ पे यहीं पे है यानली, कहाँ है यानली? मैडम यू बड़ी एक्साइटमेंट में जंचा से पूछती है। वहीं जंचा गुस्से में अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है अपने हस्बैंड के महल में यानली यहाँ नहीं है, सीजे यहाँ नहीं है, वो अब जिनशी में है, और मेरे ख्याल से वो आपसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती है। इसी कारण उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं आपसे मिलके उनकी ये बात क्लियरली आपके कान में डाल दूं। आपने जो सीजे के साथ किया, उसके बाद सीजे को क्लैन में क्या सहना पड़ा, आपको क्या पता? आपने ऐसे क्लैन में मेरी सीजे की शादी करवा दी, एक टाइम पे जिस क्लैन की नज़रों में मेरी सीजे एक ज़बरदस्ती की बनी हुई क्वीन थी, जिस यहाँ हर कोई सीजे को नफरत भरी नज़रों से देखता था। क्या नहीं सहा मेरी सीजे ने, सिर्फ आपके कारण। और आपको लगता है सीजे आपको कभी माफ़ करेंगी? उन्होंने साफ कह दिया कि वो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, वो आपसे मिलने नहीं आएंगी। आपको सबके सामने बेइज्जत ना होना पड़े, इसलिए मैंने ये बात अकेले में बोली है। और मैं अभी इसी वक्त आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर रहकर आप अपनी और सीजे के इस बिगड़े हुए रिश्ते के बारे में किसी और को मत बताइए। इससे अच्छा है आप यहाँ से चले जाइए। इस बात से मैडम यू बहुत फ्रस्ट्रेट होते वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो अपनी मदर से मिलने से कैसे इनकार कर सकती है? क्या वो भूल चुकी है मैं उसकी मदर हूँ? मैंने जो भी उसके लिए डिसाइड किया वो भले के लिए ही सोचा। उसे क्वीन की इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद वो इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रही है। वो समझती क्या है अपने आप को? मैडम यू थोड़ा गुस्से में होते हुए बोलती है इस पूरे किंगडम की क्वीन
इस पूरे किंगडम को जो राजा रूल करता है उसकी वाइफ ये समझती है वो खुद को। और अगर आपने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, बात नहीं मानने की कोशिश करी, तो किंग और उनकी गुस्से के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि आप अब तक समझ चुके होंगे किंग को भी आपका यहाँ उन्हें बिना इन्फॉर्म करे आना कुछ पसंद नहीं आया। आप कैसे एक मिंग्याओ के बुलाने पे यहाँ पे आ गए? एक बार आपने मुझे तक नहीं खबर दी। आपको एक बार सोचना चाहिए था इस बात पे। अब मैडम यू थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो तो क्या हो गया, वो भी तो किंग का भाई है। वो अगर हम उसके बुलाने पे आ गए तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बारे में किंग को नहीं पता था। एक डायरेक्टली आपने किंग के खिलाफ जाने की कोशिश करी है, जिस किंग के लिए इम्प्रेस करने के मारे आपने मेरी बहन की शादी उससे ज़बरदस्ती करवा दी। अगर उस किंग की नज़रों में आप और गिर गई तो वो सारा गुस्सा सीजे को सहना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए अगर आप सीजे की ज़रा सा भी भलाई के बारे में सोचती हैं तो यहाँ से चुपचाप से चली जाइए। सीजे से मिलने की ये ज़िद यहीं ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये ज़िद तो आपकी बाकी ज़िद की तरह अब पूरी नहीं होगी। आपका जो हुक्म था, जो आपके अंदर ये एटीट्यूड था, उसे भूल जाइए, क्योंकि अब आप कुछ नहीं है। एक ऐसे क्लैन की सिर्फ एक फॉरम बन के रह गई हैं, जो क्लैन पूरी तरह से किंग के अंडर में है। आपकी ना ही कोई यहाँ कदर है और ना ही कोई आपको यहाँ चाहता है। इसलिए आप चुपचाप से यहाँ से चले जाइए। कहीं ना कहीं जंचा बहुत ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में है जो यहाँ से जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस बात से मैडम यू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके गुस्से में बोलती है, नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं जब तक मैं यानली से नहीं मिलूंगी मैं नहीं जाऊंगी। वो ज़िद्दी है तो मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं ज़िद में उससे भी आगे हूँ। देखती हूँ वो कब तक मुझसे नहीं मिलेगी। और ये बोलने के बाद गुस्से में मैडम यू अब एक जगह से कोने में जाके बैठ जाती है। वहीं जंचा इस चीज़ से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वहीं जैन फैमिली शौक है मैडम यू और यानली की इस जिद को देखकर। जंचा अब गुस्से में अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है, एक बार तो अपने फैमिली के हेड होने का फ़र्ज़ निभाइए। एक बार तो फील करवाइए कि आप हम सबके हेड हैं। एक बार तो कभी ये हम बारे में सोचिए। हमेशा फादर मदर की ज़िद के आगे झुककर, इनके प्यार में इतने अंधे होकर, हमें परेशान करते हुए देख करने के बाद भी चुप रहने के बावजूद एक बार तो कुछ बोलिए, एक बार तो सही से स्टैंड लीजिए। कहीं ना कहीं अब जंचा अपने फादर से भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और ये बोलने के बाद वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मैं अब जैन फैमिली गुस्से में मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अगर अभी के अभी तुम यहाँ से जियांग्स क्लैन के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं हो तो आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ से आखिरी बार एक जंचा से बात करने जा रहा हूँ और जब मैं यहाँ वापस आऊँगा तो तैयार रहना, हम जियांग्स क्लैन के लिए तुरंत निकलेंगे। मैं जंचा से सिर्फ कुछ देर में बात करके लौटता हूँ, तब तक अपने आप को और अपने गुस्से को शांत कर लो। और ये बोलने के बाद जैन फैमिली आज जंचा से बात करने के लिए पीछे जंचा से बात करने निकल जाते हैं। वहीं जंचा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में महल से दूर उस पार्क में ही मतलब गार्डन में ही गया था, जब वहाँ वो देखता है गार्डन के पास में विंग खड़ा है। विंग वहाँ पे आ गया। ये देख के जंचा थोड़ा परेशान होता है और दौड़ के विंग के पास आता है और बोलता है, तुम बाहर क्यों आए? तुम्हें मैंने बोला था ना तुम जिंशी में रहना। तो ये बात सच है, सचमुच में अंकल और आंटी यहाँ आए हैं। हाँ, उस मिंग्याओं ने बिना किसी को बताया मदर और फादर को यहाँ बुला लिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन शुक्र है मैंने मदर को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। मैंने बोल दिया तुम उनसे मिलना नहीं चाहते, सीजे उनसे नाराज़ है, मैंने ये बोल के उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है। क्या वो मान गई? जितना मैं जानता हूँ तुम्हारी मदर इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है, वो नहीं मानेंगी। हाँ, वो नहीं मानेंगी तो मानना पड़ेगा। अब उनकी ज़िद और इनका हर बार की तरह अपनी ज़िद में दूसरे को परेशान करने का ये रवैया बदलना पड़ेगा। हर बार वो नहीं जीत सकती और इस बार मैं उनकी वजह से तुम्हारी और सीजे की लाइफ को दोबारा से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। एक बार हम ऑलरेडी सीजे को और तुम्हें सेव कर पाए हैं। शुक्र है तुम्हें तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर सोचो तुम्हारी शादी से अगर सिचैन से हो जाती तो क्या होता? मदर की ज़िद के कारण तुम्हारी और सीजे की दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाती। तुम्हारे साथ क्या होता? मदर की ज़िद के कारण तुम्हारी लाइफ में शायद हर उस दिन वो लास्ट डे होता। यही सोच के अब मैंने मदर को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। शुक्र है कि सब कुछ वैसा चाहा जैसा हमने सोचा था, लेकिन अगर कुछ भी अलग होता तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता। ये सारी बातें सोचकर जंचा घबरा रहा है। जंचा जो बोल रहा है उसमें भी उस डर के मारे बहुत काँप रहा है, शब्द दोबारा रिपीट कर रहा है। ये देख के अभी बड़े प्यार से जंचा के कंधे को पकड़ता है, बोलता है, शांत हो जाओ भाई, सब कुछ ठीक है।
और तुम्हारे और लानजान के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों के होते हुए अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में तो प्यारे प्यारे लोग हैं। मेरा प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा भाई तुम, और मेरा प्यारा सा क्यूट सा हस्बैंड और लानजान। तुम दोनों मेरे लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव और डरे हुए हो, ये मैं तुम दोनों की आंखों में सुबह से देख चुका हूँ। लेकिन अब बिल्कुल मत घबराओ, अब जो होगा हम देख लेंगे। और वैसे भी तुमने और लानजान ने सब कुछ संभाल लिया, तो मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद विंग स्माइल ही कर रहा था जब सामने वो एक पर्सन को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वहीं जैन फैमिया भी यहाँ पे विंग को देखकर शॉक है। जैन फैमिया जंचा से बात करने पीछे पीछे आ रहे थे। जब उन्होंने विंग और जंचा को देखा, विंग और जंचा की बातें सुनी, विंग इस तरीके से एक फीमेल के हानफू में, इस समय विंग ने अपना फेस कवर नहीं करा हुआ और वो ऑलरेडी सिर्फ जंचा से बात करने आया था, तो इस समय वो विंग है कोई भी पहचान सकता है। और जैन फैमिया तो तुरंत पहचान जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो थोड़ी बुद्धू बनेंगे। तो वो विंग को याली के कपड़ों में देखकर पूरी तरह से शौक है। वहीं याली की जगह विंग ने शादी की, जब ये इस बात सुनी तो वो ये सोच के भी शौक है। वहीं जंचा घबरा के जब पीछे मुड़ता है विंग के एक्सप्रेशन से, तो वो भी अपने फादर को देखकर शौक है। वो घबरा के आगे बढ़ के अपने फादर से कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही जैन फैमिया अभी के भी अपनी मदर के पास वापस जाओ, और हाँ वो मेरे साथ अभी वापस जाएगी। मैंने उसे बोल दिया, एक बार आखिरी में उससे आराम से बात करके उसे अलविदा कहो। मैं तुम्हें तुम्हारे महल के बाहर मिलता हूँ। जिसके बाद अब जंचा वहाँ रह नहीं पाता, वहीं इशारे में जंचा को जाने के लिए बोलता और जंचा भी उन दोनों को वहाँ अकेले छोड़ के चला जाता है। अब एकदम से जैन फैमिया अपनी जगह से आगे आते हैं। वहीं थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि उसे नहीं पता जैन फैमिया क्या कहेंगे, पर जैन फैमिया आगे आके विंग को बहुत ज़ोर से अपने गले लगा लेते हैं। शायद विंग की याद में ये पहली बार जैन फैमिया ने उसे गले लगाया। हाँ, वो हमेशा उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके सर पे हाथ भी कई बार फैलाया है, प्यार से उसका कंधा भी थपाया भी है, लेकिन कभी भी इस तरीके से उसे गले नहीं लगाया। ये विंग के लिए भी थोड़ा शौक था। वहीं जैन फैमिया अब विंग को बहुत प्यार से गले लगाते हुए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। उनकी आँखों में इस समय आंसू हैं और वो रोते हुए कह रहे हैं, शुक्रिया विंग, मेरे क्लैन को बचाने के लिए, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा याली कहाँ है, क्योंकि शायद अगर तुम्हें मुझे ये बात बतानी होती तो तुम मुझे पहले बता देते। लेकिन बस मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद मेरे परिवार के बारे में सोचने के लिए। और मैं तुमसे हाथ जोड़ के आज माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर पाया जैसा मैं सोचता था। तुमने हमेशा मेरे परिवार के लिए सब कुछ किया, और मैंने क्या किया, अपनी वाइफ की हर बिना ज़बरदस्ती की ज़िद को पूरा करा। मैं सिर्फ यही सोचता था कि अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो शायद वो थोड़ा सा तुम पे गुस्सा कम करेगी, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे लिए उसके सामने स्टैंड लेता था तो अगली बार वो तुम्हारे साथ और बुरा व्यवहार करती थी। पर मुझे नहीं पता था मेरा उसके सामने तुम्हारा स्टैंड ना लेना उसके इस तरीके से तुम्हें बर्बाद करने पे मजबूर कर देगा। मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं कभी तुम्हें समझा नहीं पाया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि तुम भी मेरी लाइफ में उतने ही इम्पॉर्टेंट हो जितने जंचा और यानली हैं। मैंने तुम्हें अपना सन माना था तो दिल से माना था। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया मुझे अपने बाप का एक रिस्पेक्ट देने के लिए, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मैं जितना तुम्हें धन्यवाद करूं उतना कम है, और मैं तुमसे जितनी माफ़ी मांगूं उतनी कम है। ये बोलने के बाद जैन फैमिया पता नहीं क्यों विंग के मुंह से कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। अपनी सारी बात बोल के विंग को ऐसी इमोशनल छोड़ के वो वहाँ से निकल जाते हैं। एक बार भी पीछे मुड़े क्योंकि आज उनकी आंखों में विंग को देखने की हिम्मत ही नहीं है। शायद वो आज इतना गिर चुके हैं, अपनी नज़रों में अपने आप को इतना नीचा देख चुके हैं कि वो अब कभी नज़र ऊपर करके विंग के सामने नहीं देख पाएंगे। उस बच्चे को इस क्लैन में लाने के बाद उसके साथ कभी अच्छा नहीं होते हुए देखा, और उसके बाद इस बच्चे का फिर भी उनके क्लैन के लिए सोचना, उनकी बेटी के लिए खुद की जान दांव पे लगा देना कहीं ना कहीं जैन फैमिया को अंदर तक हिला गया। कहीं ना कहीं आज जैन फैमिया अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करके वहाँ से चुपचाप से निकल जाते हैं, क्योंकि इससे आगे अगर वो विंग के आगे कुछ बोलेंगे तो शायद रो पड़ेंगे, अपने आप को अपने गिल्ट में दबा के कुछ ज़्यादा इमोशनल कुछ बड़ा ना कर दें, इसलिए वो यहाँ से चले गए। वहीं किसी ने दूर से इन दोनों को साथ देखा, इन दोनों की बातें सुनी, विंग यानली इन सब के बारे में जान गया। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। कौन है वो इंसान जो ये सब कुछ जान चुका है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई नो बहुत अलग पॉइंट पे मैंने ख़त्म किया, पर कल बहुत अच्छा एपिसोड आएगा।